गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा अगला जो वीडियो होगा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। सो आज हम 10वीं क्लास के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पहला हम वीडियो लेके आए हुए हैं। पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था का विकास अचानक होने वाला विकास नहीं है। जिस प्रकार एक पौधे का विकास होता है, क्रमशः मिट्टी में बीज डालते हैं, उससे फुनगी निकलती है, फुनगी से पौधा होता है, पौधा से क्रमशः विकास करके बड़ा होता है और वो हमको फल देना शुरू करता है। ठीक उसी प्रकार अर्थव्यवस्था का विकास भी एक क्रमशः होने वाला विकास है। इसलिए हमको इसको अचानक पढ़ने का और अचानक देखने का हमको ऐसे नहीं मिलेगा। हम इसको क्रमशः विकास को पढ़ेंगे। वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो एक दिन का नहीं है, एक दिन की संरचना नहीं है। उसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। जब आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था हमारा देश, अंग्रेज़ों के गुलाम से पहले भी होने से पहले भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और सोने की चिड़िया कहे जाने वाला हमारा देश, जिसकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित थी और कृषि पर आधारित रहने के बावजूद भी व्यापारिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, आधारभूत संरचनाओं की दृष्टिकोण से हम विश्व के अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में थे। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को उपनिवेश बनाया तब हमारे देश की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। लगभग 200 साल तक उपनिवेश बनाने के बाद हमारे देश को शोषणकारी नीति और दमनकारी नीति के रास्ते पर चलाकर हमारे देश की शिक्षा को चौपट कर दिया गया, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया गया और हमारे अंदर विषमता का आग भर दिया गया। इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था जो है और जो है दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से वो धूमिल होती चली गई। उसी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे आज़ादी मिलने के बाद, जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो हमारे देश के नौजवान साथियों, किसानों, नेताओं या अन्य सभी लोगों के मिलजुल कर के परिश्रम का परिणाम है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक अविकसित राष्ट्र से होते हुए एक विकासशील राष्ट्र के रूप में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने का मौका मिला है और हम खड़े भी हैं अग्रिम पंक्ति में। तो इस तरीके से हम इसके विकास के इतिहास के बारे में और डिटेल सभी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ टर्म्स आते हैं इसके, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। उपनिवेश, उपनिवेश को कॉलोनी कहते हैं अंग्रेजी में, कॉलोनी। ठीक है, उपनिवेश। सबसे पहले हम देखते हैं उपनिवेश किसको कहते हैं। जब उपनिवेश का परिभाषा हम देखते हैं, सबसे पहले जब एक देश किसी बड़े एवं समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों का नियंत्रण एवं निर्देशन शासन देश करता है, तब शासित देश, शासन करने वाले देश का उपनिवेश कहलाता है। ये हुआ इसका परिभाषा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर कोई उपनिवेश है तो आर्थिक व्यवस्था पर इतना चोट पहुंचा देता है कोई देश जो उसका उपनिवेश बनाए रहता है कि उसका उभरना, उसके अपनी आर्थिक स्थिति को फिर सुधारने में काफ़ी समय लग जाता है। वैसे ही हमारे देश के साथ भी हुआ है। उसके बाद में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं आर्थिक क्रिया।
दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विभिन्न तरह के क्रियाकलाप को करते हैं और उस क्रियाकलाप के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, धनार्जन। सभी लोग चाहते हैं कि धन का आर्जन करें, धन को पैसा कमाएं ताकि उससे हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीद सकें, लग्जरियस लाइफ बिता सकें। और इस उद्देश्य से सभी लोग धनार्जन के उद्देश्य से ही विभिन्न तरह के क्रियाकलाप में जुटते हैं। यानी कि धन का आर्जन करने के लिए वैसी सारी क्रियाकलाप जिससे हम आय की प्राप्ति करते हैं उसको हम आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया का अगर परिभाषा की बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि वैसी सारी क्रियाकलाप जिससे हमको आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं, हम देखते हैं उसके बाद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा संरचना है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कृषि से संबंधित, सेवा से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं जिनसे आय की प्राप्ति होती है वो सारे स्ट्रक्चर्स अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चले आते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है वो दो हमारे अर्थशास्त्रियों ने बहुत अच्छी परिभाषा दिया है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों में हम देखते हैं सबसे पहले आर्थर लेविस जी की परिभाषा। आर्थर लेविस जो हमारे अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दी है, जिसके अंतर्गत उनका परिभाषा इस प्रकार है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र की संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ हमारा आर्थर लेविस द्वारा दिया गया परिभाषा। इसके बाद अर्थशास्त्री प्रोफेसर ब्राउन साहब हैं, इन्होंने भी अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया है। प्रोफेसर ब्राउन साहब के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। प्रोफेसर ब्राउन साहब के अनुसार अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इसके बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। अर्थव्यवस्था की संरचना का मूल उद्देश्य यानी कि उसका मतलब होता है उसके संरचना का विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन। जो उनकी संरचना का विभिन्न क्षेत्रों में किस तरीके से विभाजन किया गया है यही इसका संरचना का मूल अर्थ होता है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले होता है इसमें प्राथमिक क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी सेक्टर बोला जाता है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में टर्शियरी सेक्टर बोला जाता है। इसको एक सेवा क्षेत्र का भी नाम दिया जाता है, सेवा क्षेत्र जिसको सर्विस सेक्टर अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे तीन क्षेत्र हुए। अब आइए देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी संरचनाएं आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर जो हुआ प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, संरचनाएं हैं, वो सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे खेती हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, जंगल से संबंधित क्रिया, तो आपको ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र जो है, ये द्वितीय क्षेत्र में खनिज हो गए, खनिज संसाधन हो गए, व्यवसाय से संबंधित जितने होते हैं वो सभी क्षेत्र जो है आते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा से संबंधित क्षेत्र आते हैं, जैसे आपको विमान सेवा हो गया, मतलब यातायात सेवा हो गया, बीमा सेवा हो गया, संचार सेवा हो गया, इस तरह के जितने भी सेवा के क्षेत्र हैं ये सभी क्षेत्र जो है आते हैं तृतीय क्षेत्र में। इसलिए इसको सर्विस एरिया भी कहा जाता है। और ये सर्विस एरिया कहने का इसके पीछे एक और रीज़न ये है कि ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में ये काफ़ी सहयोग करता है यातायात के रूप में, देखे संचार के रूप में, जिसके माध्यम से इनकी जो है
रफ्तार तेज रहती है। अगर ये सर्विस ना दे तो इसकी रफ्तार जो है धीमी पड़ जाती है। इस उद्देश्य से भी इसका नाम सेवा क्षेत्र में रखा गया है, सेवा क्षेत्र इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के तरफ। अर्थव्यवस्था की संरचना देखा हमने, और अर्थ देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और मिश्रित व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था को कैपिटलिस्ट कहा जाता है, और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सोशलिस्ट होता है, अंग्रेजी में इसको सोशलिस्ट बोला जाता है, और इसमें चीन और क्यूबा में इस तरह की व्यवस्था है। और मिक्स जो है हमारे भारत में व्यवस्था है, और ये इन दोनों के बीच का रास्ता है। कब आपको पता चलेगा कैसे ये बीच का रास्ता, अभी मैं इसका परिभाषा बताता हूँ तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था वैसी व्यवस्था को बोला जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। पूंजीवादी व्यवस्था वैसी व्यवस्था को बोला जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पूर्ण रूप से पब्लिक के हाथ में होता है, मतलब देशवासियों के हाथ में होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवादी व्यवस्था। व्यवसायियों के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। ठीक है, और दूसरी जो हो गया समाजवादी व्यवस्था, ये ऐसी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है और कुछ पब्लिक के हाथ में होता है, व्यवसायी के हाथ में होता है, पूंजीपति वर्ग के हाथ में होता है। हमारे यहाँ यही मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ये मिडिल वे है दोनों का, पूंजीपति कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट का के बीच का जो है मिडिल वे है, मिक्स्ड इकोनॉमी, वही हमारे यहाँ जो है अप्लाई है, दोनों के बीच का है। इसमें सरकार के हाथ में भी कुछ उत्पादन के स्वामित्व का साधन होता है और कुछ पब्लिक के हाथ में यानी कि पूंजीपति वर्ग के हाथ में भी होता है। तो आज का वीडियो यहाँ तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि इस अध्याय को हम 4 से 5 वीडियो में समाप्त कर दें। चूँकि अगर हम करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा आप लोगों के लिए, मन नहीं आप लोगों का लग पाएगा। टुकड़े टुकड़े में रहेगा तो आप समय के साथ जो है देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी सलाह दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।